हम भरपूर स्वागत करते हैं हमारे इस परिवार के अंदर। हम आज बात करने जा रहे हैं विश्व भूगोल की, और विश्व भूगोल को संपूर्ण पढ़ेंगे। चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरएएस की कर रहे हो, या यूपीएससी की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मान के चलो कि वर्ल्ड जियोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब आ जाते हैं हम राजस्थान की, और केंद्र लेवल सेंटर की जितनी वैकेंसी है उसमें तो रहता है अभाव। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी इस वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे हम ऐसा ले लेते हैं, पटवार भी ले लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, राजस्थान पुलिस में भी एक दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे सभी प्रिय साथियों, आप मेरी एक बात ध्यान में रखना, हम विश्व भूगोल को इतनी अच्छी अप्रोच के साथ कंठस्थ कर लेंगे, इसको बिखेरेंगे नहीं, ताकि कोई मर्जी विश्व भूगोल का प्रश्न हो, वो प्रश्न हमें तकलीफ नहीं दिला सकता। इतनी खतरनाक तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मैं कहता हूं, अगर आपको विश्व भूगोल समझना है तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना अपने चैनल से, इस अपने परिवार से। ये दावे के साथ कहता हूं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि कॉपी उठा लो, कोई भी किंतु परंतु जरूरत नहीं है। संपूर्ण आपको शुरू से पहली वीडियो ये विश्व भूगोल कैसे मानो। क्या गुरुजी उत्पत्ति? हाँ भाई, तो उत्पत्ति मैं ब्रह्मांड से लेके चलूंगा। ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहते हैं द यूनिवर्स। अब अगर हम बात करें सर ब्रह्मांड क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, तो ये अंत व असीमित है, जिसके विभिन्न ग्रह व उपग्रह, तारे, मदाकिनियां, उल्कापिंड, आकांक्षीय धूलकण सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये इसी से मिलकर बना है क्या भाई? ब्रह्मांड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ब्रह्मांड खाली है। इसके अलावा ब्रह्मांड खाली है। इसके अलावा ब्रह्मांड खाली। आपको मैं परिभाषा बोलता रहूंगा, साथ साथ वो भी लिखते रहिए। प्लस ये जो ब्रह्मांड है, इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, और न ही इसका प्रारंभिक बिंदु है। ना इसका कोई केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु और प्रारंभिक बिंदु नहीं है। किसका नहीं है? ब्रह्मांड का। अब मेरे साथी गणों, अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें, मैं सारी बातें आपके जितने भी, अब देखो कई साथी करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू। देखो मास्टर की, कभी सोचो ऐसा समय था जब मास्टर के भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। आप सोचते हो सर कहाँ से शुरू करें वर्ल्ड जियोग्राफी का, हम डीप से डीप नोट्स बनाएं। आप ऐसे मत सोचा करो। आप कोई भी कार्य करो, पहले उस चीज़ की शुरुआत तो करो। जैसे ही आप शुरुआत करते हो, सारे जो विकल्प हैं वो अपने आप सिमटने लगते हैं। अब आप सीधा ऊपर हेडिंग डालो ब्रह्मांड और नोट्स बनाने शुरू कर दो। बिल्कुल। देखो अगर मेरे साथियों उत्पत्ति की बात करें, तो आपने एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग जो सिद्धांत है वो सर किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो बिग बैंग सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब मेरे साथियों, बिग बैंग सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। और इसका जो प्रतिपादन किया था, ये सिद्धांत जो दिया था, वो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटेयर ने। किसने दिया? जॉर्ज लेमेटेयर। मेरे साथियों, जॉर्ज लेमेटेयर जो था वो बेल्जियम का था। कहाँ का था? बेल्जियम का। और जॉर्ज लेमेटेयर की अगर हम बात करें, देखो सारी कंठस्थ हो जाएंगी, नोट्स भी बना लेना साथ साथ। बिग बैंग सिद्धांत का मतलब, इस जॉर्ज लेमेटेयर ने क्या दिया? बिग बैंग सिद्धांत का मतलब है कि ये ब्रह्मांड है, ये कैसे आया? बताते हैं कि जो ब्रह्मांड था वह 13.17 अरब पहले, 13.17 अरब पहले एक अग्निपिंड था। क्या था? विशाल अग्निपिंड। मैं कहना क्या बता रहा हूं, बिग बैंग सिद्धांत का मतलब क्या है कि 13.7 अरब पहले, यानी इतने वर्षों पहले, ये जो था ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था। और इस विशाल अग्निपिंड का विस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट।
और जैसे ही इसका महाविस्फोट होता है, जैसे हम पढ़ते नहीं है वेगनर के अनुसार जो है पेंजिया पैंथालासा, उसी तरह बात, वो जल भाग था, स्थल भाग था, लेकिन यहाँ क्या था, ये एक अग्निपिंड था जो जिसका क्या हुआ, महाविस्फोट। जैसे ही इसका महाविस्फोट होता है तो अनेक अनेक ब्रह्मांडीय ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ये जब महाविस्फोट होता है तो अनेक ब्रह्मांडीय ग्रहों का निर्माण होता है। जब ये ब्रह्मांडीय ग्रह के, ऐसे कह सकते हैं अपने, ब्रह्मांडीय पिंड, इन अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हो जाता है मेरे साथियों, निर्माण हो जाता है। और इसी ब्रह्मांडीय पिंड जब और विस्फोट होते हैं, जब और विस्फोट होते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं पुनः विस्फोट जब होते हैं, तब निर्माण होता है किनका, तारों का। बकेग रानी, आजा ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी, मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊँ। क्यों भाई, तारे तोड़ के ले हुआ थे, तारा सकने ही। अब देखिए तारा क्यों है, थाना बताऊंगा सारी बता के चीज़ें है। तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ये बताता है कि 13.7 अरब पहले अग्निपिंड था वो जिसका विस्फोट हुआ, जो अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों के अंदर बटा, और जब ब्रह्मांडीय पिंडों का विस्फोट हुआ तब निर्माण हुआ किनका, तारों का निर्माण हुआ। इसके बाद मेरे साथियों हम आगे की बात करें तो जानिएगा, इसके आगे हम सारे अच्छी तरह डिटेल्स जानेंगे, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हाँ गुरुजी हमने नोट डाउन कर लिया, चलो बिल्कुल अच्छी बात है। चलो फिर आगे। अब देखो जैसे ही इसकी उत्पत्ति हुई तब अनेक चीजें हमें देखने को मिली। क्या गुरुजी, क्या क्या? हमने नाम सुना होगा आकाश गंगा का, बिल्कुल सर नाम सुना है आकाश गंगा, आकाश गंगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से प्रश्न क्या आएगा, आकाश गंगा जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी। क्या कहा जाता है आकाश गंगा को इंग्लिश में, गैलेक्सी। मेरे साथियों आप ऐसे अनुमान लगाओ कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, अब अंदाजा लगा लेना आप। और ब्रह्मांड में इन गैलेक्सियों की, इन आकाश गंगों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 100 अरब। अब इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 100 अरब। तभी तो बोला जाता है कि अब देखो एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, इनकी संख्या कितनी है, 100 अरब। तभी तो बोला जाता है तारों की गणना नहीं की जा सकती, तारों की जो गणना है वो नहीं की जा सकती। क्या गुरुजी मैं कर दिया तो थे फिर ही करना में तो की कर दियो। तो तारों की गणना नहीं की जाती। आकाश गंगा की अगर हम बात करें, इस गैलेक्सी की बात करें, तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है सर्पिलाकार। कैसी होती है, सर्पिलाकार। क्या गुरुजी सर्पिलाकार कैसे, इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिखना, यह सर्पिला आकार तारों के तारे जो होते हैं ना, तारे, हाँ वो तार को नहीं आप ले, इसके ब्रैकेट में लिखोगे सर्पिलाकार तारों के गुच्छे से निर्मित होती है क्या भाई, आकाश गंगा। इसीलिए इसकी आकृति कैसी मानी गई है, आकृति मानी गई है सर्पिलाकार। देखो मेरे साथियों ये आकाश गंगा है इस तरह से, हाँ जी सर बिल्कुल ये आकाश गंगा है। तो इसमें एक बात आप याद रखना कि इसके जो केंद्र का भाग है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे क्या कहा जाता है, तो केंद्र के भाग को कहा जाता है बल्ज। आकाश गंगा के केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, मैं साथ साथ देखो इसी तरह आप छापना कॉपी के अंदर, केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। और कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पहली बार मैंने यूट्यूब पर करवाई है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल बताना वरना क्लासों में करवाता होता हूँ। तो केंद्र का जो भाग है उन्हें क्या कहा जाता है सर, उन्हें बल्ज कहा जाते हैं। अब इसकी बात करें आकाश गंगा के उपनाम की, इसे मदाकिनी, मदाकिनी किसको उपनाम है, आकाश गंगा का उपनाम क्या है, मदाकिनी। इसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आकाश गंगा को, गैलेक्सी को क्या कहा जाता है,
दुग्ध मेखला। इसी के अंदर आकाशगंगा के अंदर ही सूर्य व अन्य ग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य व अन्य ग्रहों को जो सम्मिलित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वो गैलेक्सी में किया जाता है। तो सूर्य किसका भाग है? गैलेक्सी का। अन्य ग्रह भी किसके भाग हैं? आकाशगंगा के। इंग्लिश में गैलेक्सी बोल दियो। अब मैं देखो सारे आकाशगंगा नहीं पढ़ने, 100 अरब नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से केवल 2 आकाशगंगा याद कर लेना, जिसमें से आपको पहला जो आकाशगंगा का नाम सुनने को मिलेगा वो क्या सुनने को मिलेगा? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा। एक तो ये नाम याद रखना। क्या गुरुजी क्या नाम है? फटाफट याद करो, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। दूसरे का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे आकाशगंगा। दूसरे का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। देखो मेरे साथियों एक बात बताऊं, ये जो है ये हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम सर्वाधिक निकटतम आकाशगंगा है, या इसे कह सकते हैं सर्वाधिक निकट गैलेक्सी है। अगर पूछ ले कि आकाशगंगा का सबसे निकटतम, सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, तब आप नाम याद रखोगे एंड्रोमेडा। क्या नाम याद रखना है? एंड्रोमेडा। और ये जो है मिल्की वे आकाशगंगा है। मिल्क का मतलब धोड़ो है, सफेद दूध है। हाँ, तो मिल्की का विपरीत कर दियो जर्ज। क्या गुरुजी के ये जो होते हैं ये रात्रि के समय दिखाई देते हैं, क्योंकि ये किससे निर्मित होते हैं? ये निर्मित है तारों से। किससे निर्मित होते हैं? तारों से। तो मिल्की वे आकाश, रात्रि के समय दिखने वाले आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम जो आकाशगंगा उनका नाम क्या है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद अब देखो सारा ब्रह्मांड की बातें बता रहा हूँ, फिर आपको नाम सुनने को मिलेगा नेबुला, जिसे हिंदी में कहा जाता है निहारिका। ये क्या होता है? मैं सारे आपके कन्फ्यूजन दूर करूँगा, बस नोट्स बनाते रहिए। देखो मेरे साथियों, वर्ल्ड जियोग्राफी अगर किसी साथी ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ी, एग्ज़ाम में देखो राजस्थान भारत की तो सभी रटते हैं, हम जो पीछे करने वाले हैं अन्य स्टूडेंटों को वो यहाँ कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अनुभव प्राप्त किया है। लोगों ने राजस्थान के जीके को इतनी अच्छी तरह से पढ़ रखा है, उन्होंने यहाँ तक के गांव को नहीं छोड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप उनसे आगे किस तरह से जा सकते हो वर्ल्ड जियोग्राफी, या आप वर्ल्ड हिस्ट्री या भारत की जियोग्राफी में अच्छा हाथ होगा तभी जाओगे। राजस्थान की तो लोगों की बात मत करो। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो बहुत लोगों ने राजस्थान को पढ़कर छोड़ दिया। क्या गुरुजियों के ले रखे हाथ में ये क्या आज के वो डेस्ट टूट गयो तो भी करके वो कहना काम कुछ भी आज का है तो काम आ गई आज, है नहीं। तो देखिए आगे मेरे साथियों बात करें तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे निहारिका। सर निहारिका तो मेरी बहन को नाम है, तो निहारिका बा कोनिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेबुला। निहारिका, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेबुला। बिल्कुल नेबुला। इसके 2 नेबुला याद करने हैं। एक का तो ये 2 निहारिका याद कर लेना। एक का नाम है ओरियन नेबुला। 2 नेबुला याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नेबुला का जो नाम है मेरे साथियों बिल्कुल आसान है। गुरुजी क्या है? बर्नार्ड अर्सट। ये 2 नेबुला आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं। निहारिका नेबुला किसका भाग है? ब्रह्मांड का ही एक भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरियन नेबुला। ये जो है ये उत्सर्जन नेबुला होता है। कैसा नेबुला है? उत्सर्जन नेबुला। उत्सर्जन नेबुला कौन सा है? ओरियन नेबुला। अगर मेरे साथियों आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चमकीला नेबुला, सर्वाधिक या अत्यधिक चमकीला जो नेबुला है वो कौन सा है, तब भी आपके जहन में एक ही नाम होना चाहिए, ओरियन नेबुला। अब हम बात करें बर्नार्ड अर्सट की, तो इसका एक उपनाम से जाना जाता है। क्या गुरुजी के उपनाम? डार्क नेबुला है।
डार्क नेबुला किसे कहा जाता है? तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? डार्क नेबुला। मेरे साथीगणों, अब हम बात करेंगे तारों की, कि तारों की उत्पत्ति या तारों की मृत्यु कैसे होती है, सारी बातें जानेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसको उतारो, आप इसको नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। हो गया गुरुजी नोट डाउन? बिल्कुल। तो साथ साथ आप इनको नोट डाउन करो ताकि ये आपको तकलीफ ना दिलाए आगे, क्योंकि आगे आपको तकलीफ दिलाएंगी फिर पढ़ने का फायदा क्या है। इसके बाद देखेंगे हम तारों का रंग, तारों का तापमान व तारों की उम्र। देखो, आज तक आपने पढ़ा होगा कि तारे सफ़ेद रंग के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तारों के रंग, तारों के तापमान, तारों की उम्र की बात करें तो पहली बात इसमें आपको याद क्या रखनी है? पहली बात इसमें जो याद रखनी है, तारों का रंग, उसके तारों का जो रंग है, तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तारों के रंग से तारों का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। तो तारों का जो तापमान ज्ञात किया जाता है वो किससे किया जाता है? तारों के रंग से। अगर हम आगे बात करें तो तारों द्वारा मुक्त उष्मा से उम्र ज्ञात की जा सकती है। उम्र ज्ञात की जा सकती है। क्या गुरुजी किया समझा को नहीं? तो समझो, जैसे देखो तारे के अनेक रंग सुनने को मिलेंगे, जैसे हमने पढ़ा है नीला व सफ़ेद रंग, सुना सारी बातें, मैं सारी बातें चर्चा करूँगा। उसके बाद जो रंग सुनने को मिलेगा वो सुनने को मिलेगा नारंगी रंग। पहला कौन सा है? नीला व सफ़ेद। दूसरा कौन सा है? नारंगी रंग। और तीसरा जो रंग देखने को मिलेगा वो कौन सा रंग होगा? सर वो तो होगा लाल रंग। बिल्कुल मेरे साथियों, आपने सही सुना। अब मेरी बात सुनो ध्यान जी की नीला व सफ़ेद रंग की बात करें तो ये होती है तारों की युवा अवस्था। तारे जब युवा अवस्था में होते हैं तब तारों का रंग कैसा होता है? नीला व सफ़ेद। इसे कहा जाता है आद्य तारा। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? आद्य तारा। अगर हम बात करें नारंगी रंग, नारंगी रंग जैसे ही तारे में आता है तो इसकी अवस्था हो जाती है प्रौढ़ अवस्था। क्या सर ये अवस्था कैसी होती है? युवा अवस्था जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद एक अवस्था देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? प्रौढ़ अवस्था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें लाल रंग, तो लाल रंग तारे जब बुढ़ापे में होंगे, जब किस अवस्था में होंगे? वृद्ध अवस्था में होंगे, उस समय तारों का जो रंग देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? आप कहोगे सर तारों का रंग उस समय लाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल लाल देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर तारों की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसे लिख लेना, आता है विस्फोट। विस्फोट वाली जो मैंने बात बताई, जैसे ही विस्फोट होता है तो जैसे ही विस्फोट होता है उस विस्फोट के साथ साथ क्या हो जाती है? तारों की मृत्यु। तारों की उम्र जो है, तारों की जो मृत्यु है वो हो जाती है कब? जैसे ही विस्फोट होता है उसी के साथ साथ तारों की मृत्यु हो जाती है। तो फिर आप कहोगे सर तारों की मृत्यु के बाद किसकी उत्पत्ति होती है? जैसे तारे हैं वो बिखरे, उनके बाद कौन आएंगे? तो तारों के बाद जो आएंगे वो आएंगे न्यूट्रॉन। कौन आएंगे? न्यूट्रॉन। और सर न्यूट्रॉन के बाद आएंगे कृष्ण बीवर, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लैक होल। बोलते हैं ना ब्लैक होल, हमने पढ़ा भी है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, कृष्ण बीवर क्या होता है। तो सुनिएगा, सबसे पहले न्यूट्रॉन की परिभाषा लिखिए आप मेरे साथियों। जैसे ही ये जो विस्फोट होता है, जैसे तारे की मृत्यु होती है तो जो केंद्र का भाग होता है, केंद्र का भाग, कौन सा भाग?
जैसे विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के जो केंद्र का भाग होता है, केंद्र का भाग, और इस केंद्र के भाग में अत्यधिक घनत्व देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अत्यधिक घनत्व। ये जो अत्यधिक घनत्व वाला भाग होता है यही क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन। तो केंद्र का वह भाग जो अत्यधिक घनत्व वाला हो वह क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों वह कहलाता है न्यूट्रॉन। और ये जो कृष्ण विवर है, कृष्ण विवर जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ये देख नहीं सकते, इसे आप दूरबीन से भी नहीं देख सकते। और कृष्ण जो विवर है इसकी आप एक बात याद रखना कि इसके संबंध में जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी, किसके संबंध में? इस कृष्ण विवर के संबंध में। इसके बारे में जो सर्वप्रथम बात की थी वो की थी डॉक्टर चंद्रशेखर ने। किसने की थी? डॉक्टर चंद्रशेखर ने। तो इसके बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ब्लैक होल के बारे में डॉक्टर चंद्रशेखर। प्रश्न क्या बन सकता है कि न्यूट्रॉन क्या है? तो जब विस्फोटन के बाद जो केंद्रीय भाग होता है जिसमें अत्यधिक घनत्व होता है वो उससे निर्माण होता है न्यूट्रॉन का कृष्ण विवरण। इसका सर्वप्रथम जो संबंध में जानकारी देता है वो डॉक्टर चंद्रशेखर देखा है। और इसमें सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है किसके अंदर? कृष्ण ब्लैक होल के अंदर। तो मेरे तारों की बात आप इतनी समझ चुके होंगे। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहता है ब्रह्मांड, मान सकते हैं कि एक प्रश्न मुश्किल से आ जाए। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सौरमंडल। देखो सारे टॉपिक क्रम वाइज पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सारे सिलेबस को नज़र रखते हुए हम टॉपिक करेंगे। तो तारों का रंग, तापमान, उम्र। तारों के रंग से तापमान ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा से उम्र ज्ञात की जाती है। कैसे? जैसे नीला व सफेद रंग से युवा है, नारंगी रंग हुआ तो प्रौढ़ अवस्था में आया, लाल रंग हुआ तो वृद्ध में। अतः विस्फोट के बाद तारों की मृत्यु हो जाती है। विस्फोट के बाद जो केंद्र का भाग होता है जहाँ अत्यधिक घनत्व होता है वो न्यूट्रॉन कहलाता है। कृष्ण विवरण सर्वप्रथम डॉक्टर चंद्रशेखर। और यहाँ कृष्ण विवरण में अधिक गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है। बिल्कुल मेरे साथियों। इसके बाद हम पढ़ेंगे नक्षत्र। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नक्षत्र। और एक बात और याद रखना, न्यूट्रॉन को एक और उपनाम से जाना जाता है। क्या गुरु जी के नाम? पल्सर। पल्सर बाइक आवा नहीं? हाँ गुरु जी आवा। तो पल्सर नाम से किससे जाना जाता है? न्यूट्रॉन को। एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बातें थोड़ी याद रखना, ठीक है? ओके गुरु जी, याद हो जाएगी। चलो अब पढ़ते हैं नक्षत्र। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। नोट्स बनाओ इसी तरह जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसी तरह आप साथ साथ इसके नोट्स बना सकते हो। नक्षत्र। देखो मेरे साथियों, नक्षत्र से सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ये जो है ये तारे होते हैं। तारे क्या होते हैं? तारे। लेकिन एक बात है कि ये जो तारे होते हैं यह निश्चित, या इसे कह सकते हैं व्यवस्थित, निश्चित, व्यवस्थित, या ऐसे कह दो यह तारे व्यवस्थित स्थिति में होते हैं। ब्रह्मांड में वो तारे जो निश्चित उनकी एक संरचना होती है, अलग से वो बने होते हैं, वो कैसे हिलते जुलते नहीं है। यह तारे व्यवस्थित स्थिति में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नक्षत्र। और दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नक्षत्र जो दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो याद रखना, नक्षत्र जो दिवस है वो 23 घंटे व 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। जबकि 400 सेकंड याद ना करो, सीधे याद रखो, 23 घंटे 56 मिनट का होता है नक्षत्र दिवस। और एक बात याद रखना मेरे साथियों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नक्षत्र दिवस में जो अंतर देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है? तो याद रखना कि जो अंतर पाया जाता है वो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो नक्षत्र दिवस 23 घंटे व 56 मिनट, जिसके अंदर 4 मिनट का हमें क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद मेरे साथियों हम पढ़ेंगे तारामंडल को। ये सारा मैं ब्रह्मांड बता रहा हूँ, ब्रह्मांड के अंदर जिकी चीजें बस सारी सटा देगा। तारामंडल। अब कहोगे सर कि तारामंडल क्या होता है? तो मेरे साथी गणों, तारामंडल की आप परिभाषा लिखो। तारामंडल
कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहा जाता है। यानी कुछ तारे जो होते हैं वो सुंदर आकृतियों के रूप में होते हैं। सुंदर आकृतियों के रूप में कौन होते हैं? कौन होते हैं? तारे। उन्हें ही क्या कहा जाता है? तारामंडल। तारामंडल की अगर हम बात करें तो तारामंडल IAU के अनुसार इन तारामंडल की जो संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 88। तो तारामंडल की IAU के अनुसार संख्या कितनी है? 88। तारामंडल क्या है? सुंदर आकृतियों के रूप में जो तारे होते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। सिंपल, बिल्कुल सर। IAU के अनुसार तारामंडल की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है 88। तो नक्षत्र ये तारे व्यवस्थित स्थिति में होते हैं। इसका दिवस, नक्षत्र दिवस इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइनें हैं। दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अंतर कितना को देखने को मिलता है? लगभग 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तारामंडल की अगर बात करें तो सुंदर आकृति के रूप में होते हैं और IAU के अनुसार अगर हम बात करें तो 88 होते हैं। इसके बाद तारामंडल के अंदर इसके बाद एक अंतिम पॉइंट याद रखना, ध्रुव तारा। नाम सुना होगा, बिल्कुल सर सुना है नाम तुरंत। ध्रुव तारा की मेरे साथीगणों अगर हम बात करें तो ये जो ध्रुव तारा है यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अगर पूछ ले ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो आप याद रखना कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। अगर पूछ ले ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा माना जाता है वो भी कौन सा माना जाता है? ध्रुव तारा माना जाता है। बिल्कुल मेरे साथियों, इसकी जो है ध्रुव तारे की एक विशेषता और याद रखना, यह आकाश में एक स्थान पर ही रहता है। आकाश में एक स्थान पर रहने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। बाकी तारा पके कौन है? टूटल वाले तारो इच्छा मांग लियो। हाँ, तो ये जो है वो आकाश में एक स्थान पर ही रहता है। आकाश में एक स्थान पर ही रहता है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, हम जो पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, हमने आज अच्छी तरह से ब्रह्मांड को कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से मैंने लिखा है, चाहे मेरे को समय लगाओ, आप साथ साथ इसके अच्छी तरह से नोट्स बना सको। इसके बाद जो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा सौर मंडल। तो मेरे साथियों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा सा शेयर कर देना तो बहुत बहुत आपका आभार होगा।